नमस्कार। आज हम एक खास दिन की कहानी में झांकेंगे। 14 जनवरी 2026। चलिए देखते हैं इस एक दिन में दुनिया में क्या-क्या हुआ। हाँ, तो तारीख है 14 जनवरी 2026। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस एक दिन को करीब से देखते हैं। एक ऐसा दिन जब जश्न भी था, कुछ बड़े फैसले भी लिए गए और दुनिया भर में भी काफी हलचल थी। तो सवाल यह है कि इस दिन में ऐसा क्या खास था। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं थी। असल में ये दिन सांस्कृतिक एकता, कुछ बड़े आर्थिक पड़ाव और कई नई शुरुआतों का गवाह बना। ये भारत और दुनिया की बदलती हुई तस्वीर दिखा रहा था। तो शुरुआत करते हैं जश्न के माहौल से। देखते हैं कि कैसे पूरा देश एक साथ त्योहार मना रहा था। पूरे देश में त्योहारों की धूम थी और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं देते हुए देश की सांस्कृतिक एकता की बात पर जोर दिया। मतलब एक तरफ मकर संक्रांति तो कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, नाम अलग अलग लेकिन भावना एक ही थी। और ये जश्न सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। सिंगापुर में भी प्रधानमंत्री लॉरेंस के साथ मिलकर इसे मनाया गया। और तो और एशिया का सबसे बड़ा स्कूल कल्चरल फेस्ट केरला स्कूल कलोत्सवम भी इसी दिन शुरू हुआ। मतलब हर तरफ बस उत्सव का माहौल। अच्छा, अब जश्न और त्योहारों से आगे बढ़ते हैं और देश के अंदर की कुछ दूसरी जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं, खासकर शासन और सुरक्षा से जुड़ी हुई। इस दिन एक बहुत बड़ा कानूनी फैसला भी आया। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक काफी हाई प्रोफाइल मामला था। और देखिए, एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ भारत ने 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया अपने सैनिकों के सम्मान में, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में भी एक बड़ी हलचल हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि वो अब राज्यसभा का अगला कार्यकाल नहीं लेंगे। तो ये तो हुई देश की बात। चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यानी दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा था। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट में भारत की नई रैंक थी 80वीं। अब ये रैंक क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि भारत की ग्लोबल मोबिलिटी और डिप्लोमैटिक पहुंच कितनी मजबूत हो रही है। और डिप्लोमेसी के लिहाज से भी ये दिन काफी व्यस्त रहा। देखिए, भारत और मालदीव के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। उधर श्रीलंका ने भारत, चीन और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने का काम फाइनल किया। भारतीय यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर थी, नए वीजा फ्री ट्रांजिट एग्रीमेंट्स हुए। और हाँ, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक भी इसी दिन शुरू हुई और जापान को भी शिगेरू इशिबा के रूप में नए प्रधानमंत्री मिले। इसी दौरान ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। यूरोपियन यूनियन ने अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे सीबैम कहते हैं, लागू कर दिया। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का कार्बन टैक्स है जो बाहर से आने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स पर लगता है जिनके बनने में ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। इससे दुनिया भर के एक्सपोर्टर्स के लिए समीकरण बदल गए। चलिए अब जरा देश के आर्थिक इंजन पर नजर डालते हैं। देखते हैं आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 16 अरब। ये दिसंबर 2025 में यूपीआई के जरिए हुए डिजिटल ट्रांजैक्शंस की संख्या है। एक महीने में 16 अरब ट्रांजैक्शंस, ये भारत की डिजिटल इकोनॉमी की ताकत का एक जबरदस्त सबूत है। लेकिन जहां इतनी अच्छी ग्रोथ है, वहीं कुछ चुनौतियां भी थीं। जैसे कि थोक महंगाई यानी होलसेल इन्फ्लेशन बढ़कर 0.83% पर पहुंच गया था। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर आरबीआई की नजर बनी रहती है। अगर पूरी आर्थिक तस्वीर को एक साथ देखें तो दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ, करीब 1.77 लाख करोड़ रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार भी 625 अरब डॉलर से ज्यादा था। और आने वाले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.8% से 7.8% के बीच था। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी काफी मजबूत नजर आ रही थी। इकोनॉमी से आगे बढ़कर अब देखते हैं कि भविष्य के लिए क्या नया हो रहा था टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के फ्रंट पर। और यहाँ एक बहुत बड़ी खबर आई भारत के स्पेस प्रोग्राम से। इसरो ने ऐलान किया कि गगनयान मिशन का अगला स्टेप यानी मानव रहित टेस्ट फ्लाइट मार्च 2026 में होगी। और खास बात यह है कि इस फ्लाइट में व्योमित्र नाम का रोबोट भी जाएगा। भारत के इंसानी स्पेस मिशन की तरफ ये एक बड़ा कदम। देखिए, इनोवेशन सिर्फ आसमान में नहीं हो रहा था, जमीन पर भी हो रहा था। त्रिपुरा ने ग्रामीण बैंकिंग के लिए भारत की पहली सोलर पावर से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी सेवाओं को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी खबरों पर एक तेज नजर डालते हैं जो 14 जनवरी को सुर्खियों में रहीं। और स्पोर्ट्स की दुनिया से एक जबरदस्त खबर। विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान बनाया। वो सबसे तेज 28,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए। कमाल की उपलब्धि। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। इमरजेंसी की तैयारियों को परखने के लिए सांझा शक्ति नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। इंडियन आर्मी की मेजर स्वाति शांता कुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड मिला। सुमित नागल का नाम डेविस कप के लिए इंडियन स्क्वाड में आया और रिलायंस ने गुजरात के क्लीन एनर्जी सेक्टर में 7 लाख करोड़ के भारी भरकम निवेश का ऐलान किया। मतलब हर सेक्टर में कुछ न कुछ बड़ा हो रहा। तो एक दिन और इतनी सारी तस्वीरें, एक तरफ रिकॉर्ड ग्रोथ और दुनिया में बढ़ता कद, दूसरी तरफ देश के अंदर की चुनौतियां। ये एक दिन हमें दिखाता है कि देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मौके भी हैं और मुश्किलें भी। अब सवाल यह है कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा।